Hello everyone and welcome back to my channel. So I was teaching you chapter 1 of geography class 6 NCERT, the earth in the solar system. Today we are going to discuss about the planet earth. Before starting, I would suggest you to go and check my second video on this chapter because अगर आप वो रेफर कर लेंगे तो आपके लिए ये लेक्चर और ये वीडियो आसान हो जाएगी क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया है कि सोलार सिस्टम में प्लैनेट्स का क्या ऑर्डर और सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो ये सब चीज़ें आप जब क्लियर कर लोगे तो पढ़ने में और आसानी होगी। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अर्थ के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले मैंने शायद पिछले वीडियो में ये तो बता दिया था कि अर्थ है ना ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब अर्थ को आउटर स्पेस से देखते हैं ना तो उसका जो 3/4 हिस्सा है ना वो ब्लू लगता है क्योंकि 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो उसका 3/4 सर्फेस ब्लू लगता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट अगर अर्थ का ब्लू लगेगा, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सबसे पहले तो ये ब्यूटीफुल सी ड्राइंग देख लो। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट टू द सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको अर्थ के बारे में बोलने अगर पूछे तो आपको अर्थ के ये पॉइंट्स है ना इनफ रहेंगे डिस्क्राइब करने के लिए कि सबसे पहले तो अर्थ थर्ड प्लैनेट है सन से, फिर वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब ये वाली जो चीज़ है ना मैंने बताई थी कि अर्थ जो है साइज के अकॉर्डिंग सोलार सिस्टम में 5th पोजीशन पे आता है और वैसे ही 6th पे आता है वीनस। फर्स्ट में साइज के अकॉर्डिंग कौन आता है? जुपिटर आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलार सिस्टम में वो जुपिटर है और सबसे स्मॉलेस्ट मर्क्यूरी है। ये वाली बात क्लियर हो गई थी। तो अकॉर्डिंग टू साइज अर्थ जो है 5th नंबर पे आता है, ठीक है। और इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब कि पोल्स होते हैं जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट एंड सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। तो जो पोल वर्ड है ना वो ऊपर और नीचे वो दोनों से ही अर्थ थोड़ा फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड का मतलब है थोड़ा सा चिपटा हुआ है। हम लोग अर्थ को एक ऑरेंज की तरह राउंड नहीं बोल सकते क्योंकि अर्थ एक राउंड शेप में है ही नहीं, वो फ्लैटेंड है, मतलब ऊपर और नीचे से, ऊपर वाले पोल और नीचे वाले पोल से थोड़ा सा चिपटा हुआ है, इसीलिए उसको उस शेप को जियोइड कहते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। और मैंने ये भी पिछले लेक्चर में कवर किया था कि जियोइड जो है जी ग्राफिया, ठीक है। जी ग्राफिया ग्रीक वर्ड है। हम इंग्लिश में जो ज्योग्राफी बोलते हैं ना, हम इंग्लिश में जो ज्योग्राफी इंग्लिश में जो हम ज्योग्राफी वर्ड बोलते हैं तो वो वर्ड कहाँ से आता है? जी प्लस ग्राफिया से, ठीक है। जी प्लस ग्राफिया में, और ये दोनों ग्रीक वर्ड है। मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि फिर आपको ये पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। तो जी प्लस ग्राफिया से बनता है ज्योग्राफी। और वैसे ही जियोइड जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? वो भी ग्रीक, मतलब इसका ओरिजिन ग्रीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अर्थ लाइक शेप। तो इसीलिए जो अर्थ का शेप है उसे जियोइड बोला है क्योंकि उसका मतलब ही है अर्थ लाइक शेप, और वो फ्लैटेंड है पोल से, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वो फ्लैटेंड है, चिपटा हुआ है, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यूइंग फर्दर, फोर्थ पॉइंट है कि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर ओनली प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। मतलब अर्थ के पास वो कंडीशंस है, अर्थ के पास वो रिक्वायरमेंट्स है जो सपोर्ट करता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ को, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स रह पा रहे हैं तो उन्हीं कंडीशंस की वजह से, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं कि सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको लगेगा कि इसका सेकेंड पॉइंट है, मतलब ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। इसके पास वो कंडीशंस फेवरेबल इसलिए बिकॉज अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ज़्यादा हॉट भी नहीं है और अर्थ ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। हॉट मतलब सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट आता है, ठीक है, डिस्टेंस में, अगर हम डिस्टेंस वाइज अगर हम काउंट करें प्लैनेट्स को तो मर्क्यूरी सबसे पास वाला प्लैनेट है सन के। तो कायदे की बात है कि वो सबसे गर्म होना चाहिए और सबसे गर्म भी है और सबसे छोटा प्लैनेट भी है। समझ आ रहा है कि अगर आप उसको साइज में देखो सबसे छोटा प्लैनेट, और अगर आप उसे वैसे डिस्टेंस में देखो तो सबसे आगे आता है। तो गर्म भी है, छोटा भी है। और वो प्लैनेट अगर छोटा है तो सोचो कितना गर्म जल्दी हो गया होगा, मतलब कि जिस चीज़ की साइज ही छोटी होती है और फिर आगे से इतना करीब है सन के तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है। बाकी जो सबसे दूर वाले प्लैनेट्स है, दूर में कौन से आ गए? यूरेनस एंड नेपट्यून, क्योंकि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये लास्ट के 2 प्लैनेट है 7th एंड 8th नंबर के। ये दोनों तो फिर भी ठंडे हैं, बहुत ठंडे हैं, क्योंकि ये
सन से काफ़ी दूर है। तो अर्थ जो है ना वो एक सही पोजीशन पे है, मतलब वो ना ज़्यादा दूर है और वो ना ज़्यादा पास है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पास होता तो भी उधर लाइफ तो जो है, लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स वो प्रेजेंट नहीं होते। और अगर वो ज़्यादा दूर होता तो इतना कोल्ड टेम्परेचर, इतना कोल्ड इन्वायरमेंट भी ह्यूमन बींग्स की लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए इसी का एक्सप्लेनेशन ये है, ये इसका पॉइंट नहीं है, ये आप इसका सब पॉइंट कह सकते हो कि ये एक सब पॉइंट हो गया। और इसका दूसरा सब पॉइंट ये है कि अर्थ हैज एयर एंड वाटर। ठीक है, इसी का दूसरा सब पॉइंट है कि अर्थ हैज एयर एंड वाटर, एयर विच हैज लाइफ सपोर्टिंग गैस। अर्थ में एयर है, एयर में ऑक्सीजन है जिससे हम जी रहे हैं। ठीक है, और देखो यार कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स सब रह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो बात होगी अर्थ में। तो सबसे पहला तो कंडीशन यही है कि अर्थ इसीलिए फेवरेबल है क्योंकि ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना तो ज़्यादा ठंडा है। और इसी का सेकंड सब पॉइंट, मतलब इसी का सेकंड सब पॉइंट मैं भी आपको लिख के बताती हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट का ही सेकंड जो सब पॉइंट आता है कि कंडीशंस फेवरेबल क्यों है, क्यों पहले तो टेम्परेचर आ गया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है कि अर्थ हैज वाटर एंड लाइफ सपोर्टिंग गैस। अर्थ के पास पानी भी हवा भी, अर्थ हैज वाटर एज वेल एज एयर, एंड एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैस जिसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पूछे जाए कि अर्थ को डिस्क्राइब करो। और एक और पॉइंट है इसी में कि ये तो हमारा हो गया आई गेस फिफ्थ पॉइंट, और इसी का सिक्स्थ और सेवन्थ कंसिडर कर सकते हो। टोटल 7 पॉइंटर्स हो गए, फिफ्थ के 2 सब पॉइंट। ठीक है, इसी में आगे ऐड करते हुए लिख सकते हैं कि अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, जो कि हमारा हो गया सिक्स्थ पॉइंट, कि अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 of the Earth's surface is covered with water। अर्थ को जब आउटर स्पेस से देखते हैं तो इसका इतना, मतलब मैंने तो बहुत ही इसको सिमेट्रिकल वे में ड्रॉ किया कि अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो ब्लू दिखता है आउटर स्पेस से। उसका रीजन ये क्योंकि इसका 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, और वाटर में सारे मिक्स वाटर, लाइक फ्रेश वाटर है, फिर ये सॉल्टी वाटर है, सी का पानी है, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से ना ये बना है। आपको आगे पता चलेगा कि ये जो 3/4 ये बताया है इक्वेशन की इतना पानी है, तो वो पूरा फ्रेश वाटर से नहीं बना है, उसमें भी अलग अलग सोर्सेज से है। ठीक है, फ्रेश वाटर का तो जबकि बहुत ही सबसे कम क्वांटिटी है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे, पर जब तक आप अर्थ का इतना जान लीजिए। ओके, सो मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ये मुझे सबसे स्टार्टिंग में कहना चाहिए था, लेकिन मैं फ्लो के साथ चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। आज हम अर्थ के बारे में, मून के बारे में, एंड मे बी एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स, ये सारे टॉपिक ही कवर कर लेंगे। ओके, एंड इन टॉपिक्स के अलावा मैं ये बोलना भूल गई कि अर्थ को ना यूनिक प्लैनेट ही इसीलिए कहते हैं, भूली नहीं, मतलब आई वॉन्टेड टू क्लियर द बोर्ड कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो दोनों नाम आपको आने चाहिए कि भाई अर्थ को सिर्फ ब्लू प्लैनेट नहीं, यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। रीजन बीइंग, यूनिक इसीलिए है अपनी कंडीशंस की वजह से यूनिक है, और ब्लू इसीलिए है, वो तो मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि आउटर स्पेस से वो ब्लू लगता है 3/4 वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो ये हो गया वो चीज। देन अभी जो टॉपिक है कि सोलार सिस्टम में ना 9th प्लैनेट भी हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो, लेकिन ये कब हुआ करता था? अगस्त 2006 से पहले तक। अगस्त 2006 से पहले तक की बात है कि हमारा जो 9th प्लैनेट था वो प्लूटो हुआ करता था। फिर मीटिंग हुई किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई। ठीक है, कौन से? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई। कब हुई? 2006 में ही हुई। तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो को स्टेटस दिया जाए ड्वार्फ प्लैनेट का। समझ आया कि पहले वो एक प्लैनेट का हिस्सा था और वो अभी भी मतलब ऑब्वियसली प्रेजेंट है, लेकिन मतलब खाली इसका स्टेटस हटा दिया कि वो पहले 9th प्लैनेट में कंसिडर किया जाता था इन सोलार सिस्टम, बट देन उसको नाम दे दिया, मतलब कह सकते हो कि इसका स्टेटस पर डाउनग्रेड कर दिया। मतलब उसका होता है ना कि
नीचे चला गया उसका स्टेटस, और क्या बन गया वो, मतलब होता है ना कि नीचे स्टेटस चले जाना, और फिर उसका नाम पड़ गया ड्वार्फ प्लैनेट। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्यों नाम आया, क्या रीजन था, ये मैं बताती हूँ, जब तक आप ये देख लीजिए। ओके, सो अब इस चीज़ का आंसर करते हैं कि वाई डिड द ऑर्गेनाइजेशन डिड दैट, वाई डिड द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन अगस्त 2006 की मीटिंग में उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग ना एक सेट ऑफ कंडीशंस रखते हैं, किस चीज़ की, अगर एक सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट कैसे कहला सकती है, एक सेलेस्ट हर एक, क्योंकि सोलार सिस्टम में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो वो सभी तो प्लैनेट नहीं है ना, तो वही सारी कंडीशंस ना वो यूनिट ने रखी थी कि वो कंडीशंस अगर वो मैच कर जाता है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी तो प्लैनेट कहलाएगा। लेकिन मैं उसमें से आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली, क्योंकि वो अभी आपको शायद इतना काम ना लगे, बट ये जो एक पॉइंट है, पर मैं आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली, मैं आपको सिर्फ वो एक कंडीशन बताऊंगी जो प्लूटो ने नहीं फुलफिल की। मैं आपको उसी एक कंडीशन के बारे में बताऊंगी जो प्लूटो नहीं फुलफिल कर पाया, और उसी की वजह से वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया। तो एक सेलेस्टियल बॉडी को ना ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि इट हैज़ क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो तुम कहलाओगे प्लैनेट, बट नहीं हुई तो तुम प्लैनेट वाली कैटेगरी में नहीं हो। अभी प्लूटो जो है ना, वो अपने ऑर्बिट का, अपने ऑर्बिट मतलब मैंने कहा था एक फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ है, फिक्स्ड ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ, it's a fixed elongated path of a planet through which it revolves around the sun। ठीक है, ये हर एक प्लैनेट जो है अपने अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं और अपने अर्थ वाले प्लैनेट को 365.25 डेज लगते हैं। ये वाली चीज़ मैंने क्लियर की थी। तो वैसे ही जो प्लूटो है वो अपने ऑर्बिट का ना सबसे डोमिनेंट ग्रेविटेशनल बॉडी नहीं बन पाया। आई नो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मतलब वो अपने ऑर्बिट का सबसे डोमिनेंट मतलब कि सबसे अलग हटके बॉडी नहीं बन पाई। उसी ऑर्बिट में इतने सारे सेलेस्टियल बॉडी थे, मतलब उसी की रिंग कह सकते हो, उसी के लॉन्गेटेड पाथ में इतने सारे सेलेस्टियल बॉडी थे, प्लूटो वाले रिंग में इतने सारे सेलेस्टियल बॉडी थे कि वो सबसे अलग हटके नहीं हो पाया, मतलब कि उसका साइज भी जो है उन आजू बाजू की सेलेस्टियल बॉडीज से कम ही थी। तो एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट बनने के लिए एटलीस्ट उसकी जो साइज भी है ना, वो और सेलेस्टियल बॉडीज जो उसके ऑर्बिट में घूम रही हो उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो उसकी ये जो साइज़ है ना वो और सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुताबिक ऐड ऑन होके भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट प्लूटो की साइज़ भी ज़्यादा नहीं थी और उसी के ऑर्बिट में वो अपनी डोमिनेंट ग्रेविटेशनल बॉडी नहीं बन पाई। ठीक है, अब ये एक फोर्स होता है, मैंने कहा था एक बाइंडिंग फोर्स होता है। सन जो है वो अपने एक बाइंडिंग फोर्स के थ्रू ही सारे प्लैनेट्स को अपने पास रख पा रहा है, और सोलार सिस्टम में भी एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जहाँ पे सारे जो बॉडी है ना, सारे सेलेस्टियल बॉडी वो वहाँ पे अपनी अपनी पोजीशंस में इसी वजह से है, उस फोर्स की वजह से। लेकिन प्लूटो जो है वो अपनी ऑर्बिट का एक ग्रेविटेशनल डोमिनेंट ग्रेविटेशनल बॉडी नहीं बन पाई। इसका मतलब कि वो बॉडी नहीं बन पाई कि वो सबसे अलग हो, मतलब जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में साइज में भी सबसे बड़ा है, अपने ऑर्बिट में साइज में भी सबसे बड़ा है कंपेयर करेगा सेलेस्टियल बॉडी से उसके ऑर्बिट की, और दूसरा वो सन के आसपास घूम भी रहा है, राइट। तो प्लूटो भलाई घूम तो रहा होगा लेकिन उसकी जो साइज है वो नहीं है उतनी कि उसे कंसीडर किया जा सके। तो ये पॉइंट है। देयरफॉर ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन प्लूटो हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स एक्सिस। ये जो स्टेटमेंट है ना कि प्लूटो ये वही चीज का एक रीजन हो गया कि क्योंकि प्लूटो ये चीज नहीं, प्लूटो की साइज जो है वो उन सबसे ज्यादा नहीं हो पाई जो और भी सेलेस्टियल बॉडी है, इसीलिए देयरफॉर प्लूटो हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स
एक्सिस। सो यही रीज़न था कि क्यों प्लूटो को प्लैनेट सिर्फ ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया, और वो है तो एक सेलेस्टियल बॉडी, इट्स स्टिल अ सेलेस्टियल बॉडी, और वो है सोलर सिस्टम में, लेकिन जो एक स्टेटस है वो हटा दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई गया था सोलर सिस्टम में प्लूटो को ही हटा दिया, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली किसी को ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन जस्ट इन केस थोड़ा ऐसे लगे कि नहीं हटा दिया, मतलब सिर्फ स्टेटस हटाया है। ओके फाइन, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जब तक आप इसे देख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक मून। मून को जानने से पहले एक सेंटेंस याद कर लो कि मून ग्लो करता है, मून अर्थ का कंपेनियन है, और मून जो है अर्थ के आजू बाजू वैसे ही रिवॉल्व करता है जैसे सारे प्लैनेट सन के आजू बाजू रिवॉल्व करता है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द सेम मैनर एज द अदर प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो इसी में इधर जो सैटेलाइट है ना वो मून है, ठीक है। इधर जो सैटेलाइट है ना वो मून है। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। पहले तो मैं सैटेलाइट वर्ड बता देती हूँ कि सैटेलाइट को एज अ लेमन डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे कि सैटेलाइट कैन बी सेड एज एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट। एज वी कैन से मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। मून जो है अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है और वो उसके आजू बाजू घूमता है, वो सैटेलाइट कंसिडर किया जा सकता है। और मून नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। तो यहाँ जो मैंने वर्ड यूज किया ना, सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तो इसका मतलब यही है कि मून मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। एंड सिर्फ अर्थ के पास ही मून नहीं है, सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स है जिनके पास मून है, और सिर्फ एक मून नहीं, एक से ज्यादा है। तो मैं बता देती हूँ उन प्लैनेट्स की लिस्ट जिनके पास मून्स है। तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। एंड अर्थ को कैसे भूल सकते हैं, अर्थ का तो हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन इन 6 प्लैनेट्स में से आपको एक चीज याद आ रही है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये तीनों प्लैनेट्स के पास रिंग है, ठीक है। दे हैव रिंग्स। रिंग्स मतलब रिंग्स विच आर मेड ऑफ स्मॉल डेब्रीज, मैंने कवर कर लिया था। कोई भी टॉपिक जो तुम करते रहो आगे लाइफ में, मतलब कि लाइफ में, मतलब कि सब्जेक्ट में तुम जो टॉपिक कर रहे हो उस टॉपिक को ना कनेक्ट करके चलो, मतलब उसको है ना पास्ट के साथ मतलब लेके चलो कि हमने क्या कवर किया था उससे रिलेट कर लो। अभी तुम्हें सुना सुना लग रहा होगा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अच्छा, जुपिटर तो सबसे ज्यादा बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के पास रिंग्स भी है। तो आप है ना जुपिटर पे ऐसे बहुत बातें लिख सकते हो कि भाई जुपिटर के पास जो है, मैं बता देती हूँ, 79 मून्स है, ठीक है। जुपिटर के पास, जुपिटर हैव 79 मून्स। ओके, तो जुपिटर के पास 79 मून्स है, और 79 मून्स जो है उनमें से एक ऐसा मून है जिसका नाम है गैनीमिड। गैनीमिड, GANYMEDE। गैनीमिड एक ऐसा मून है जो बहुत ही मैसिव और बहुत ही बिगेस्ट है। कौन सा मून की कैटेगरी में सबसे ज्यादा मैसिव और बिगेस्ट वाली कैटेगरी में आता है कि इट इज द मैसिव, इट इज द बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। और ये कौन से प्लैनेट को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जुपिटर प्लैनेट को। तो जुपिटर वैसे भी सबसे लार्जेस्ट हो गया सोलर सिस्टम में in the category of planets, and as well as it has one of the biggest moon in the solar system and the massive moon in the solar system जिसका नाम है गैनीमिड। तो वैसे ही मून का अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी हमने लाइक मून को एज ए सैटेलाइट पढ़ा है कि भाई मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून कंपेनियन है अर्थ का। पर अभी मून की एक एक पॉइंट पढ़ने बाकी है। जैसे हमने अर्थ में पढ़ा था ना कि भाई अर्थ की क्या क्या पॉइंट्स है, अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, उसका रीजन क्या है। वैसे ही मून जो है उसके क्या पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, सून करेंगे। जब तक तुम ये देख लो अच्छे से। तो ना सैटेलाइट में भी एक तो मैन मेड होता है और एक नेचुरल। तो मून जो है वो हमारे अर्थ का, हमारे प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट है। तो मैन मेड सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो साइंटिस्ट वो सैटेलाइट तो बनाते हैं ताकि वो हमारे अर्थ की और हमारे दूसरे सोलर सिस्टम की जो बॉडीज़ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो साइंटिस्ट प्लेस द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द रॉकेट,
ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि रॉकेट की हेल्प से वो सैटेलाइट को हमारे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं। तो ऑर्बिट में प्लेस करने से होता ये है कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं? यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एंड ऑल्सो वेदर के बारे में भी जान सके। तो वो इसीलिए किया जाता है। तो इसमें कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन के पर्पसेस के लिए भी किया जाता है कि ऊपर जाके सैटेलाइट जो है उसको ऑर्बिट में प्लेस करके कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए भी किया जाता है कि भाई हमारे ब्रॉडकास्टिंग जो होता है टेलीविज़न में और रेडियो में, तो वो एक रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न है कि वेदर का भी होता है, वेदर कंडीशंस प्रेडिक्ट करने के लिए, वैसे भी वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो ये सब है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पर्पसेस है और मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, so let's discuss moon in detail. तो moon is earth satellite, ठीक है। and then moon जो है ना is very small as compared to earth. moon अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, क्योंकि उसका रीजन बताती हूँ। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि मैंने बताया था 1/4 कैसे लिखोगे, आपकी जैसे 4 हिस्से होते हैं तो उसमें से ये जो पार्ट है ये 1/4 हुआ, तो मतलब 1/4 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है कि जैसे ये मेरा सेंटर है किसी सर्कल का और फिर वहां से मतलब एक लाइन गुजर रही है और 2 पॉइंट्स पे मीट हो रही है। ये सेंटर से जो है लाइन क्रॉस होके 2 पॉइंट पे मीट हो रही है, तो ये मेरा डायमीटर हो गया, ठीक है। और इसी का हाफ जब लेते हैं तो वो रेडियस हो जाता है, मतलब कि 2r इक्वल्स टू डायमीटर। अब सर्कल पे कोई एज या पॉइंट तो होता नहीं, तो मतलब आप एक सर्कल पे सेंटर से जब आप पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हो स्ट्रेट, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, तो उसका डायमीटर हुआ और इसी का हाफ करो तो वो रेडियस होता है। तो इसी में ये कहा गया है कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के डायमीटर से वो खाली 1/4 है। तो इसको आप देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हो कि देयरफॉर द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 4 times डायमीटर ऑफ मून। तो ये तो वैसे मून के मेजरमेंट की बात हो गई, मतलब डायमीटर की, भाई डायमीटर के अगर मतलब उस डायमीटर के एंगल से देखें कि भाई कितना डायमीटर है, तो ये हम उसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। और ओके, सो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको लिखते लिखते समझाती हूँ कि मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू अर्थ। देन वाई इज इट सो कि मून जो है हमें फिर भी बड़ा दिखता है? वो इसका ये रीजन है कि मून अपीयर्स टू बी बिगर बिकॉज एज कंपेयर्ड टू अदर celestial bodies it is closer to the earth। हम जान सकते हैं कितना डिस्टेंस है, हमने कह तो दिया कि इट इज क्लोजर टू द अर्थ, बट कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जैसे, तो ये अर्थ है, ये मून है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर्स जितना है। और वही अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है? अर्थ का सन से है 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो अर्थ के पास जो मून है ना, वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के मुताबिक थोड़ा पास है। अर्थ के पास ये जो मून है ना, मून अर्थ से थोड़ा पास है एज कंपेयर्ड टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इसीलिए वो हमें थोड़ा बिगर दिखता है, मतलब थोड़ा हमें बड़ा दिखता है। और ये चीज मैंने बताई थी कि डिस्टेंस मैटर करता है।
मैंने स्टार के केस में और सन के केस में बताया था कि अर्थ से जो है ना, हमें लगता है कि स्टार्स बहुत छोटे हैं, स्टार्स जो है बहुत बड़े हैं, स्टार्स बहुत बड़े हैं साइज में, एक्चुअली सन से भी बड़े हैं, बट वो हमें छोटे क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वो हमसे सन से भी दूर है, वो हमसे सन से भी दूर है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही वो जो ऑब्जेक्ट है छोटी दिखेगी। लाइक मैंने फिर से एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था कि एरोप्लेन हमें छोटा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत डिस्टेंस पे होता है, पर जैसे ही एरोप्लेन थोड़ा अगर पास से आप देखोगे कि आप जब भी एरोप्लेन में बैठ रहे हैं तो आप देखोगे तो एरोप्लेन तब तो बड़ा ही होता है ना। Objects which are closer to us seems to be bigger as compared to the objects which are far away from us. So ये उसका एक रीजन था। ओके, हमने ये तो पढ़ लिया कि मून का डायमीटर एज कंपेयर टू अर्थ कितने क्वार्टर है और फिर उसका डिस्टेंस क्या है। तो अब मून का हम ये पता लगा लेते हैं कि मून को 27 डेज लगते हैं अर्थ के अराउंड एक चक्कर निकालने में, और सेम नंबर ऑफ डेज लगते हैं उसे अपने खुद के एक्सिस पे स्पिन करने में। ठीक है, जैसे हमारा ये मून का मूवमेंट हो गया, ठीक है, एक मिनट, और अर्थ है, तो जो मून है ना वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है और अर्थ के अराउंड भी, तो उसको कितने लग रहे हैं? 27 डेज लग रहे हैं। तो उसके कारण हमें सिर्फ मून का एक ही साइड देखने मिलता है। The reason being because moon moves around the earth in about 27 days. एक चक्कर निकालने में 27 दिन लगते हैं, and it takes exactly the same number of days to complete one spin on its axis. तो यही मतलब जितना इसको दिन अर्थ के बाजू में घूमने में लग रहा है उतना ही उसे सिर्फ एक स्पिन देने में लग रहा है, तो इसीलिए हमें हमेशा मून का एक ही साइड दिखता है। तो जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, एक मिनट, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है कि why do we see only one side of the moon always? The reason is because moon moves around the earth in about 27 days and it take exactly the same number of days to move on its axis, to spin on its axis. अभी मून का आगे हम ये देखेंगे कि मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशंस। व्हाई? एंड मून के ना सरफेस पे डिप्रेशन भी है, वो भी पॉइंट कवर करेंगे, तब तक आप ये देख लीजिए। Moon does not have favorable conditions that support life. As I've already discussed, कि Earth has the favorable conditions that create an environment for human beings and other living organisms to live, right? Earth has this temperature which is neither too hot nor too cold. Neither too hot means as compared to Mercury वो इतना भी गर्म नहीं है, और ठंडे के अगर मामले में कंपेयर करें तो यूरेनस और नेपट्टून की तरह वो उतना भी ठंडा नहीं है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी सूटेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनिमल्स के लिए एंड और अदर चीज़ों के लिए। अर्थ also has water and air which consists of oxygen, but moon does not have all these factors. Therefore moon has we can say moon do not have the favorable conditions that support human life or any life possible. Then मून हैज बिग डिप्रेशंस ऑन द सर्फेस ऑफ इट। मून के ना सरफेस पे धब्बे कह सकते हैं, वो तो है ही, प्लस ऑन द टॉप ऑफ इट मून हैव माउंटेन्स एंड हिल्स दैट कास्ट शेडोज ऑन इट सरफेस। अगर आप मून को देखोगे ना तो ऐसे मतलब बचपन में कहानियां कहते थे कि कोई बैठा है मून पे जो हमें देख रहा है, मून पे कोई बूढ़ी औरत बैठी है। आई रियली डोंट नो कि आपने भी कहानी सुनी है कि नहीं, क्योंकि मून पे है ना जो माउंटेन्स एंड हिल्स प्रेजेंट है वो शेडो कास्ट करते हैं, मतलब उन्हीं की जो शेडो है वो मून पे होती है, जो हमें इधर से दिख रही होती है कि वहाँ पे कोई बैठा है, बट ऐसा कोई नहीं है। वहाँ पे जो वो डिप्रेशन क्रिएट हो गया है कि उबड़ खाबड़ लैंड है, दूसरा मतलब ऊपर नीचे लैंड है, और दूसरा कि वहाँ के जो माउंटेन्स एंड हिल्स है वही शेडो कास्ट करती है। तो वो हमें जो शेडो होती है ना वो हमें लगता है कि कोई है, बट वो माउंटेन्स एंड हिल्स की होती है। जो दूसरी बात है कि ये एक फैक्ट में है आपके बुक में, एंड कि इसको भी देखो, जो फैक्ट वाले बॉक्सेस होते हैं वो लर्न करना जरूरी है क्योंकि वो जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, एंड दूसरा क्या पता आपको एग्जाम में ही कभी पूछ ले, आपके लिए ही अच्छा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नाम हमने सुना है। ओके, एंड फर्दर कंटिन्यूइंग विद दिस, मैं आगे 2 टॉपिक्स और करवाने वाली हूँ जो कि एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स एंड देन मिल्की वे गैलेक्सी, और फिर जो लास्ट के बॉक्सेस हैं 2-3 जो शायद छूट गए हैं वो भी कवर करेंगे।